हेलो स्टूडेंट्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल रोहित टीचिंग पॉइंट पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, अभी तक हमने अपने चैनल पर जो NCERT मैथ 12th की जो बुक है उसको हम सॉल्व करवा रहे हैं और एक हम नई प्लेलिस्ट लेकर आए हैं जिसमें हम आपके जो 12th की फिज़िक्स है उसका आपको जो हर चैप्टर के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं या जो परीक्षा के लायक क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में आते रहे हैं उनकी एक हम सीरीज प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि हर चैप्टर से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो परीक्षा लायक क्वेश्चन हैं आते रहते हैं परीक्षा में, वो हम आपको सॉल्व करवाएंगे। तो हर चैप्टर की जो है पहले शुरुआत में आपको उस चैप्टर के बारे में बताया जाएगा, फिर देखा जाएगा इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे जो हमारा फर्स्ट फिजिक्स की फर्स्ट पार्ट में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं और आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करवाएंगे आपसे। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और जिसने अभी तक भी कोई तैयारी नहीं की है, वैसे भी इस साल क्या पिछले 1-2 सालों से कोविड के चलते पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है और सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा भी नहीं है, तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास आप लोगों के लिए है जिसमें आप लोगों की कुछ पढ़ाई हो सके और आप लोग जो है परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। जहाँ तक हमें ऐसा लग रहा है कि इस बार परीक्षा ज़रूर होगी और आप लोग तैयार रहिए और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ और आपका जो है भविष्य बहुत ही उज्जवल हो। तो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं फिजिक्स का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो सबसे पहले हम कुछ बातें जान लें इसके बारे में, तो आपको लोगों को जो है समझने में आसानी होगी। तो यहाँ हमारे इस जो चैप्टर की शुरुआत होती है वो होगी आवेश से। तो सबसे पहले हम आवेश के विषय में थोड़ी सी आपको जानकारी दे दें। तो देखिए, आवेश को समझने से पहले हम ये समझ लें कि हमारा जो भी कोई भी पदार्थ होता है वो परमाणु से मिलकर बना होता है और परमाणु में 3 मूल कण होते हैं। एक होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये हमारे 3 मूल कण होते हैं, ठीक है। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर समान आवेश होता है, ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर समान आवेश होता है और ये आवेश जो है E के बराबर होता है और ये E का जो मान है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। कूलाम को हम C से लिखते हैं, ये आवेश का मात्रक होता है। प्रोटॉन पर यही आवेश धनात्मक में होता है और इलेक्ट्रॉन पर यही आवेश ऋणात्मक में होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, ठीक है। अब हम कोई भी परमाणु ले लें, उसमें क्या होता है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक परमाणु लिया है सोडियम, ठीक है। तो सोडियम क्या देखिए परमाणु क्रमांक 11 होता है और परमाणु भार 23 होता है। परमाणु क्रमांक ये बताता है कि उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं, उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं। तो देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है और परमाणु भार है 23। अच्छा, परमाणु भार से ये पता चलता है कि उसके नाभिक में टोटल न्यूक्लियॉन कितने हैं। तो देखिए नाभिक की अगर बात करें हम तो देखिए परमाणु की संरचना इस प्रकार होती है। परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है उसमें उसे हम नाभिक कहते हैं और नाभिक में 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। नाभिक में देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक होते हैं प्रोटॉन और एक होते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है। अब प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। यहाँ ध्यान दीजिए भाई, न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। तो देखिए नाभिक हमारा क्या हो गया, धन आवेशित हो गया क्योंकि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन पर आवेश होता है धन आवेश होता है, ठीक है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। तो इस प्रकार हमारा नाभिक धन आवेशित हो गया, ठीक है। और किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है।
लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये हमारे बराबर होते हैं। तो अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम में हमारे जो है 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 11 ही प्रोटॉन हो जाएंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर आवेश की मात्रा बराबर होती है, हालांकि उनकी प्रकृति अलग अलग होती है। तो इस मात्रा को हम ई से लिखते हैं, ई बराबर है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम पर जो प्रोटॉन का आवेश हो गया वो हो गया 11 ई के बराबर धन आवेश, ठीक है। तो प्रोटॉन के नाभिक पर जो धन आवेश हो गया वो हो गया 11 ई, ठीक है। और नाभिक के बाहर ये विभिन्न कक्षाओं में हमारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और हर इलेक्ट्रॉन पर उतना ही आवेश होता है जितना प्रोटॉन पर होता है। तो नाभिक के बाहर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चक्कर जो लगा रहे हैं इनका कुल आवेश हो गया -11 ई यानी ऋण आवेश, ठीक है। तो जितना धन आवेश उतना ही ऋण आवेश। तो इस वजह से कोई भी परमाणु है उस पर जितने प्रोटॉन होते हैं उसके नाभिक में, नाभिक के बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से परमाणु पर धन आवेश और ऋण आवेश बराबर होता है, यानी परमाणु जो होता है वो कैसा होता है, उदासीन होता है, क्लियर। तो शुरुआत में कोई भी परमाणु अपनी अगर मूल अवस्था में है तो उस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। अब देखो आवेश आएगा कैसे। अब ये देखिए ये परमाणु की संरचना आप देख लीजिए सोडियम की। अब देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये कहाँ है, ये है नाभिक के अंदर, ये किसी भी परमाणु से ये नहीं निकाले जा सकते हैं। तो आवेश जो है प्रोटॉनों से नहीं आ सकता है, ना ही किसी नाभिक में प्रोटॉन डाले जा सकते हैं और ना ही किसी परमाणु से प्रोटॉन निकाले जा सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से प्रोटॉन से आवेश नहीं आता है, आवेश आता है या जाता है वो है इलेक्ट्रॉनों से। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होते हैं तो इलेक्ट्रॉन परमाणु से निकाले भी जा सकते हैं और उस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन आ भी सकते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि सोडियम से हमने एक इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन है ये हमने निकाल लिया, ठीक है। तो अभी तक देखिए 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 ही प्रोटॉन थे, तो धन आवेश और ऋण आवेश बराबर था। अब हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ठीक है, एक हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब देखिए प्रोटॉन कितने बचे हैं, 11 ही बचे हैं, तो धन आवेश हमारा कितना हो गया 11 ई के बराबर। और एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया है। अब इलेक्ट्रॉन बेटा कितने बचे हैं, इलेक्ट्रॉन बचे हैं 10। और अब हमारा अगर देखा जाए तो ऋण आवेश कितना बचा है, तो बचा है वो 10 इलेक्ट्रॉनों के बराबर। और प्रोटॉन तो उतने ही है, प्रोटॉन तो नहीं निकल सकते हैं। तो देखिए प्रोटॉन का जो आवेश है यानी धन आवेश है वो कितना है 11 ई के बराबर और ऋण आवेश है 1 ई के बराबर। तो अब देखिए अब इस परमाणु पर, ठीक है, क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। तो इसका मतलब है कि अब इस पर धन आवेश बढ़ गया है। तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी से बेटा कितना धन आवेश बढ़ा है, 1 ई के बराबर। और कौन सा बेटा आवेश है, धन आवेश बढ़ा है, ठीक है। तो किसी भी परमाणु से जब हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो उस पर धन आवेश आ जाता है। इसी प्रकार अगर किसी परमाणु पर हम इलेक्ट्रॉन अगर उस पर डाल दें, जैसे क्लोरीन है बेटा, क्लोरीन 17 नंबर पे होता है, तो इसमें 17 प्रोटॉन है और 17 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर इस पर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो इस पर जो निगेटिव चार्ज है बेटा वो कितना हो जाएगा 18 ई के बराबर। और पॉजिटिव चार्ज कितना है 17 ई के बराबर। तो इस पर क्या होगा बेटा, इस पर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कहेंगे इस पर एक निगेटिव चार्ज है। इसका मतलब है इस पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो जब परमाणु पर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उस पर निगेटिव चार्ज बढ़ता है, ठीक है, यानी वो ऋण आवेशित हो जाता है। और जब परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं हम तो वो धन आवेशित होता है। क्लियर है ये चीज़। तो अगर किसी परमाणु पर धन आवेश है इसका मतलब है उससे इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, ठीक है। जैसे 1 ई के बराबर अगर धन आवेश है तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, 2 ई के बराबर धन आवेश है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, 3 ई के बराबर धन आवेश है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन आए हैं तो 1 ई, अगर 1 आया है तो 1 ई के बराबर ऋण आवेश है, 2 आए हैं तो 2 ई के बराबर ऋण आवेश है। इस प्रकार जितने ही आते हैं तो आवेश को हम लिखते हैं क्यू से। आवेश है उसे किससे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं। अब जितने इलेक्ट्रॉन आए, 1 आए तो 1 ई, 2 आए तो 2 ई, 3 आए तो 3 ई। ऐसे अगर n इलेक्ट्रॉन किसी पर आए तो उस पर आवेश आ जाएगा n ई।
अगर आ रहे हैं तो ऋण आवेश होगा, और अगर जा रहे हैं तो धन आवेश होगा। ठीक है, तो आप लोग आवेश समझ चुके होंगे। परमाणु वैसे तो उदासीन होता है, जब उससे इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं या उस पर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उस पर जो है धन आवेश या ऋण आवेश आ जाता है। ठीक है, अब हम कुछ आपसे एक दो इसी पर एक दो सवाल आपके बताते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए हम आवेश पर आधारित दो जो है क्वेश्चंस लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक परमाणु पर 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम का धन आवेश है, तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। तो देखिए इसका आंसर देखिए, आंसर नंबर 1। तो देखिए पहले बताया गया है कि एक परमाणु पर धन आवेश है, तो भाई धन आवेश कैसे आएगा, जब हम उससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो इसका मतलब है उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। उस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यही पूछा गया, कमी है या अधिकता है। तो भाई धन आवेश है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है कि उस पर इलेक्ट्रॉनों की, उससे इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की उस पर कमी है। तो अब कितनी कमी है, तो देखिए हमें आवेश दिया गया है, उस पर आवेश बेटा कितना है, परमाणु पर आवेश है 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम, और ये क्या है, धन आवेश है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो उसके लिए हमारा फार्मूला होता है Q = Ne। ठीक है, N मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और E मतलब है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, अगर धन आवेशित है तो हमारी संख्या आएगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी, और अगर ऋण आवेशित है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता आ जाएगी। तो यहाँ बेटा हम N का मान निकाल लेंगे, तो N बराबर हो जाएगा, E जो है इसके बटे में आ जाएगा, तो Q/E। ठीक है, तो आप Q का मान रख दीजिए, Q का मान कितना है 4.8 × 10⁻⁻19, और बटे E का जो मान है वो है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, तो देखिए 10⁻⁻19 से ये कैंसिल हो जाएंगे, और एक अंक के बाद यहाँ दशमलव है, एक अंक के बाद यहाँ दशमलव है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 48/60। तो ये 16 का पहाड़ा 3 बार चला जाएगा इसमें, तो हमारा आ जाएगा N बराबर 3। ठीक है, अब चूंकि धन आवेशित है, इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, परमाणु पर 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देख लीजिए आप। कह रहे हैं कि एक परमाणु पर 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी उस पर 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, पहले तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसका मतलब है कि निगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो उस पर कौन सा बेटा आवेश होगा, उस पर ऋण आवेश हो जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन बेटा ज़्यादा हैं, 2 हैं, तो N बराबर 2 है, और आवेश पूछा जा रहा है, तो आवेश का हमारा फार्मूला होता है Q = Ne। अगर इलेक्ट्रॉन आए हैं तो हमारा Q माइनस में होगा, और इलेक्ट्रॉन अगर निकले हैं तो Q हमारा पॉजिटिव में होगा। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और E का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो देखिए गुणा कर दीजिए, 16 दूनी 32, और एक अंक के बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा, और गुणे 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन आए हैं तो इसलिए क्या है, ऋण आवेश है। ठीक है, यानी उस परमाणु पर 3.2 × 10⁻⁻19 का ऋण आवेश है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, और इसमें पूछा गया है कि एक कूलम आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, या सिंपली अगर हम बात करें तो एक कूलम आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होगी, यानी एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो देखिए आवेश कितना है बेटा, एक कूलम आवेश है, तो यानी Q बराबर कितना है 1 कूलम।
ठीक है। और पूछेंगे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए है। तो देखिए हमारा फार्मूला हमने आपको बताया है, Q बराबर क्या होता है Ne, और N बराबर क्या हो जाएगा Q/E, ठीक है। और हमें Q बराबर 1 कूलाम है, तो आप मान रख दीजिए Q बराबर हो गया 1, और E का मान है 1.6 गुणे 10⁻⁻19, ठीक है। अब जरा थोड़ा घातों का आप फेर बदल देख लीजिए, ठीक है। यहाँ दशमलव हटा देंगे और यहाँ हम 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 10/16, और ये घातें हैं वो ऊपर चली जाएंगी, ये हो गई प्लस की घातें। नीचे से अब कोई ऊपर जाएंगे तो प्लस की हो जाएंगी, माइनस के अगर हैं तो प्लस की हो जाएंगी, ऐसे ही ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो उनका भी चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। तो आप 10 को 16 से भाग कर दीजिए, ठीक है। 10 को जो है 16 से आप भाग कर दीजिए, तो देखिए 10 में पहाड़ा जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाइए, ठीक है। 0 बढ़ाइए तो कितने हो गए 100 हो गए, तो 100 हो गए, 6 बार जाएगा पहाड़ा, ठीक है। 100 × 96, और कितने बचे हैं 4 बचे हैं, दशमलव लगा हुआ, 0 बढ़ाया 40 हो गए, ठीक है। तो 16 दूनी 32, और फिर 8 बचे हैं, 16 पंचे 80, और गुणे 10⁻19, ठीक है। तो 0.625 गुणे 10⁻19, इसे हम स्टैंडर्ड फार्म में लिख लेंगे। और स्टैंडर्ड फार्म में क्या होता है कि दशमलव से पहले कोई न कोई एक नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, तो दशमलव से पहले नॉन जीरो नहीं, दशमलव में एक नंबर आगे बढ़ाएंगे। तो उसका नियम ये होता है कि दशमलव आप जितने नंबर आगे बढ़ाएंगे घात उतनी ही कम होती जाएगी। तो दशमलव में एक नंबर आगे बढ़ा दे तो ये कितना हो जाएगा 6.25, और गुणे 10⁻18, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें 1 कूलाम आवेश के लिए। तो ध्यान रखिए भाई, 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 गुणे 10⁻18, 10⁻18, ये जो है 1 कूलाम आवेश के लिए होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आप लोग इसे समझ लीजिए, ठीक है। तो आवेश से रिलेटिव आप क्वेश्चन हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए अब हम समझेंगे आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। आवेश का क्वांटीकरण, तो देखिए इसका मतलब यही है कि जब हम किसी भी परमाणु पर कोई भी आवेश होगा तो वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही आएगा, ठीक है। चाहे वो इलेक्ट्रॉन निकले तो धन आवेश आएगा, इलेक्ट्रॉन आए तो ऋण आवेश आएगा। तो देखिए क्वांटीकरण का मतलब यही है कि जो भी उस किसी भी परमाणु पर जो भी आवेश होगा, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण संख्या के बराबर होगा। 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हम जब भी किसी धनावेशित या ऋणावेशित परमाणु पर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे, या उस पर हम आवेश के लिए जो हम फार्मूला लिखते हैं Q बराबर Ne, तो जो हमारा N का मान आएगा यानी कितने इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश है, ठीक है। तो आवेश का जो क्या नाम क्वांटीकरण है, इसका मतलब यही है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगी, एक पूर्ण संख्या होगी, यानी जो N का मान आएगा वो हमारा पूर्णांक आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी परमाणु पर जो है 2.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, ऐसा नहीं होगा। अगर है तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, 5 के बराबर होगा, कोई भी नंबर होगा वो पूर्णांक होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि वो किसी पर जो आवेश है वो 3.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, इतना आवेश नहीं होगा। तो आवेश होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो जो है इस तरीके से, जैसे अगर निकल रहे हैं तो अगर 5 निकल रहे हैं तो ऐसे 5 निकले, ये नहीं होगा कि 4.5 निकल गए, ठीक है। अगर आएंगे तो भी पूरे ही आएंगे, ये नहीं होगा कि आधा जो है इस इलेक्ट्रॉन का आधा आवेश आ गया, ठीक है। तो आवेश का क्वांटीकरण यही है कि जब आवेश जो वितरित होता है पूर्णांक इलेक्ट्रॉनों के हिसाब से वितरित होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पर जो N का मान होता है वो एक पूर्णांक आता है, ठीक है। और लेकिन ये आवेश बहुत ही कम होता है ना, तो जब किसी पर आवेश आता है तो ऐसा मालूम देता है कि उसका जो प्रवाह है वो सतत प्रवाह हो रहा है, ठीक है। और जबकि इलेक्ट्रॉन जो है एक एक करके तो मतलब जो है पूर्ण संख्या में ही किसी पर ट्रांसफर होते हैं या किसी पर आते हैं, ठीक है, ठीक। अब जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको एक
नियम बता रहे हैं और ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। तो हमारा एक नियम है कूलाम का नियम। अब देखिए कूलाम का नियम जो है ये आवेश से संबंधित है। जब कोई आवेशित कण पास पास आते हैं तो भी एक दूसरे पर कुछ बल आरोपित करते हैं। ठीक है, तो इसी बल का मान निकालने के लिए कूलाम ने एक फार्मूला दिया है जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार क्या है ये नियम, पहले आप समझ लीजिए। इस नियम के अनुसार दो आवेश अगर अल्प दूरी पर रखे हैं, पास पास रखे हैं, तो भी एक दूसरे पर विद्युत बल आरोपित करते हैं। ठीक है, दो भी एक दूसरे पर विद्युत बल आरोपित करते हैं और इस बल का जो मान है वो उन दो आवेश जो रखे हैं उनकी मात्राओं पर डिपेंड करता है। उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सबसे पहले हम इनका नियम लिख लें। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है, आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। इसे हम स्थिर विद्युत बल भी कहते हैं, स्थिर विद्युत बल। ठीक है, तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है, उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल यानी स्थिर विद्युत बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगर दो आवेश हम मान लें, एक है Q1 और एक है Q2 और उनके बीच की दूरी है R। ठीक है, यदि दो बिंदु आवेश Q1, Q2 परस्पर R दूरी पर रखे हों, ठीक है, R दूरी पर रखे हों, तो कूलाम के नियम से, ठीक है, कूलाम के नियम से उनके बीच जो लगने वाला बल है, ठीक है, रखे हों, तो कूलाम के नियम से उनके बीच कूलाम के नियम से उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल F, ठीक है, तो ये F जो है वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके, मात्राओं की गुणनफल के, यानी Q1 Q2 के, ठीक है, और F जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा दूरी के स्क्वायर के। व्युत्क्रमानुपाती को हम 1/में लिखते हैं।
अब देखिए दोनों को मिला दीजिए आप, एफ अनुक्रमानुपाती है Q1 Q2 के और व्युत्क्रमानुपाती है व्युत्क्रमानुपाती है R स्क्वायर के। ठीक है, तो ये एफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ से अनुक्रमानुपाती हम हटा लेंगे और एक नियतांक जोड़ देंगे, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक कांस्टेंट जुड़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका जो मान होता है वो होता है 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है। और ये के जो है, के है माध्यम का परावर्तनांक, के बराबर क्या है, माध्यम का परावर्तनांक। ठीक है, के बराबर है माध्यम का परावर्तनांक, जिस माध्यम में ये दोनों बिंदु आवेश रखे हैं। ठीक है, वायु या निर्वात के लिए, एक वायु हमारा माध्यम होता है और निर्वात, तो वायु या निर्वात के लिए जो के होता है उसका मान जो है 1 होता है। ठीक है, तो ये हमारा कूलाम का नियम है। कूलाम के नियम आप फिर से एक बार समझ लीजिए कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, यानी स्थिर विद्युत बल, जो आवेश रखे हैं उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रम अनुपात यानी सीधे सीधे अनुपात में होता है, और उनके बीच की जो दूरी है उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, या दो बिंदु आवेश Q1 Q2 R दूरी पर रखे हों तो कूलाम के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल F। ठीक है, तो F अनुपाती Q1 Q2 और F व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर के। तो F दोनों को मिला दीजिए आप, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो यहाँ से अनुक्रमानुपाती हटाएंगे और एक कांस्टेंट जोड़ेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, तो Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसका मान होता है 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, और के जो होता है माध्यम का परावर्तनांक होता है। अगर एप्सिलॉन 0 की बात करें तो ये होता है निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ठीक है, तो कूलाम का नियम आप लोग समझ लीजिए, और आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए, और अगर आपको ये समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो आप जो है हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।